रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नकूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक़्त की हवाएं नकूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। ज़िंदगी सलामत रहती है तो ये नकूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 19। फ़र्ज़ करो कि उन लोगों को मैं छोड़ दूं। नवाब फ़िरोज़ुद्दीन परेशानी से मुझे तलाश करें, मायूस हो जाएं और उसके बाद ये लोग हीरों का ज़ख़ीरा हासिल कर लें। तब उनके दरमियान फूट पड़ जाए तो नवाब साहब क्या करेंगे? कौसर की हिफाजत करेंगे या हीरे बचाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो तोता चिशम इंसान हैं, सिर्फ महिमात पसंद। वो हीरों पर लानत भी नहीं भेजेंगे। लेकिन मुझे क्या, ये उनका ज़ाती फेल है। मैंने उनकी मुलाजमत की है, ज़िंदगी भर के लिए ख़ते ग़ुलामी नहीं। जो उनका दिल चाहे करे। रह गई कौसर तो वो नेक लड़की है, सादा और पाक फितरत की मालिक। उसकी शख्सियत पर दाग नहीं लगना चाहिए। अगर वो आम लड़कियों की तरह मेरे चक्कर में पड़ गई तो मुनासिब ना होगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी तौर उसे महफूज रखना चाहिए, ख़वा उसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। हाँ, नवाब साहब के एहसानात का बदला इसी अंदाज में दिया जा सकता है कि कौसर को ना भटकने दिया जाए, उसे हर कीमत पर संभाला जाए। और सोच माजी मेरे लिए भयानक होते हैं। जहन बाल उल्ट कर रह जाता है। ऐसे लगता था कि जैसे सदियों का बुखार मेरे ऊपर मुसल्लत होकर रह गया हो। कौसर ना जाने इस दौरान मेरी तरफ मतवज्जा हुई थी या नहीं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मतवज्जा हुई भी है तो क्या, ज़ाहिर है कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। वक़्त गुज़रता रहा, मेरा बुखार बदस्तूर मेरे जहन पर मुसल्लत रहा। मैं आंखें खोलकर किसी को देखने की जुर्रत नहीं पाता था। हाँ, मेरा जहन बदस्तूर काम कर रहा था। कौसर गो मेरे नज़दीक बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसे खुद से बहुत दूर तस्वर कर रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। सरफराज, क्या चाहना गुनाह है? मैं एक मशर की लड़की हूँ सरफराज। मैं तुमसे इश्क करती हूँ। मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर हयात आखिरी लम्हा कुर्बान कर सकती हूँ। तुम्हारी शख्सियत पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मेरा ईमान है सरफराज साहब कि आप एक नेक इंसान हैं। मेरा दिमाग फटने लगा। क्या इतने मजबूत इरादों की मालिक लड़की को मैं उसके तस्वर से हटा सकता हूँ क्या? लेकिन रोशनी की एक किरण चमकी मेरे रक्स करने के बाद से मुतासर। कौसर बदली क्यों है? इसका मकसद है गुंजाइश मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो काम बन सकता है। लेकिन ये कोशिश क्या होगी? बाबरा, फूना, डनीला, हरीसा, उनमें से कोई लड़की। मगर ये सब कुछ तो किया जा चुका है। इससे आगे की कोई बात होनी चाहिए। बला से मुझे अपनी पाकीज़गी, अपने सारे तस्वरात को चकनाचूर करना पड़े। कौसर को सही रास्ते पर लगाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उसे ज़रूर दुरुस्त करूँगा, ज़मीर की कुर्बानी देकर। हाँ, ज़मीर की कुर्बानी देकर। और ये फ़ैसला करने के बाद बदन पर लर्ज़ा तारी हो गया। मेरी आवाज़ खींचने लगी। मैं खुद को पाकबाज या कोई बेहद बाज़मीर इंसान क्यों कहूँगा? ना जाने कितने गुनाह मुझसे सरज़द हुए हैं, ना जाने कितने दाग मेरे ज़मीर पर हैं। लेकिन हाँ, औरत के मामले में साफ़ रहा हूँ। कोई लड़की मेरे इस कदर करीब नहीं पहुँच सकी कि मैं उसके दिल की धड़कनों को शुमार कर सकूँ। लेकिन इस नए फ़ैसले से मैं बहुतों के सामने उरियां हो गया था और मेरा दिमाग बुरी तरह चक्कर आने लगा था।
मैंने सोचा कि मैं इस कदर रियाकारी से काम लूँगा कि बिलआखिर कौसर को अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। हाँ, उसे पछताना ही पड़ेगा। सरफराज साहब, कौसर की आवाज़ उभरी और मैंने आंखें खोल दी। अरे आपको तो बुखार है, कौसर ने चौंक कर कहा और मैं उसे घूरता रहा। फिर मेरे हवास वापस आ गए और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या कि आपने, मैंने संभलते हुए कहा, आपको तो बुखार है। ओह नहीं, क्या मेरा हाथ गर्म है? काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं बुखार की कैफियत नहीं महसूस कर रहा। यूं ही हिद्दत होगी, मैंने लापरवाही से कहा। क्या आप सो गए थे? नहीं तो। न जाने आप आंखें बंद किए किए क्या कह रहे थे। हाँ, बस गनूदगी सी तारी हो गई थी, मैंने चुभते हुए अंदाज में कहा और कौसर खामोश हो गई। दोपहर हो गई थी, सबको भूख लग रही थी और चूंकि अभी इस काफिले में कोई हंगामी कैफियत नहीं थी, इसलिए आराम आराम से सफ़र किया जा रहा था। किसी को जल्दी नहीं थी। चुनाचा दोपहर के खाने के लिए गाड़ियां रोक ली गईं। रेतला मैदान था, किसी साए की गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन ट्रेलर बेहतरीन जगह थे। चुनाचा दोपहर का खाना उन्हीं में शुरू किया गया और उन्हीं में आराम किया गया। मैंने भी दूसरों के साथ खाने में हिस्सा लिया था, लेकिन नवाब फिरोजुद्दीन ज़बरदस्ती डॉक्टर बन गए। उन्होंने मेरे लिए सिर्फ शोरबा तजवीज़ किया और इसके अलावा मुझे खाने को कुछ ना दिया गया। दोपहर को 2 घंटे आराम के बाद सफ़र शुरू हो गया और तरतीब से सब लोग चल पड़े, सवाई इसके कि नवाब साहब उनके साथ थे और कौसर भी हस्बे मामूल थी। रास्ते में नवाब साहब के चुटके बदस्तूर, बल्कि उन्होंने तो शतरंज की भी तजवीज़ पेश की थी। बहरहाल दौरान सफ़र मुनासिब ना समझी गई। शाम झुकने लगी, फ़िज़ा मुतदिल हो गई थी और अब रेतला मैदान भी ख़त्म हो गया था और हम छदरे सरसब्ज़ दरख्तों के दरमियान से गुज़र रहे थे। रास्तों की तरफ से लोग मुतमिन थे और सफ़र मुनासिब रास्ते पर ही किया जा रहा था। यहाँ तक कि शाम हो गई और चूँकि जिस जगह पर हम थे वो क़याम के लिए मुनासिब थी, इसलिए डॉक्टर मैकार्ड ने यहीं क़याम करने का फ़ैसला कर लिया। बकिया सफ़र मुलतवी कर दिया गया। स्याह फाम हबशी जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगे। उन लोगों की फुर्ती और मुस्तैदी मुझे बहुत पसंद थी। मिनटों में उन्होंने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। नवाब साहब मेरे नज़दीक ही खड़े हुए थे। बड़े शानदार जवान हैं, उन्होंने बेख्तियार कहा। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, अफ्रीकी जवानों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी बेहद पसंद हैं, मैंने जवाब दिया। तुम देखो, ये जिस शोबे में हैं कमाल को पहुँचे हुए हैं। बस बदकिस्मती ये है कि सफ़ेद कौमें उन्हें उभरते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने सारे रास्ते उनके लिए मसदूद कर दिए हैं। ऐसे शोबे से उन्हें दूर रखते हैं जो किसी ख़ास अहमियत का हामिल हो, लेकिन जहाँ वो पहुँचे हुए हैं वहाँ दूसरे उनके मुकाबल नहीं। दुरुस्त कहा आपने, मैंने उनकी तायद की। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नवाब साहब ने मौजू बदल दिया। तबीयत ख़राब ही कब थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस गड़बड़ नहीं होगी, इस वक्त भी सिर्फ शोरबा मिलेगा। मेरा ख्याल है कल तक बदन का चूर निकल जाएगा। और फिर वो कौसर को मुखातब करके बोले, कौसर बेटे, ख्याल रखना कोई और चीज़ ना खा लें, ये समझें। नवाब साहब ने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। नवाब साहब भी हंसने लगे, लेकिन कौसर का चेहरा तो सपाट ही रहा। हस्बे मामूल मौसीकी शुरू हो गई। महम क्या थी, अच्छी खासी पिकनिक थी। पसंदीदा रिकॉर्ड सुने जा रहे थे, फरमाइशें हो रही थी, रोशनियां बिखरी हुई थी और फिर नौजवान लोगों ने रक्स का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन आज तबीयत काफ़ी गिरी थी। मैं उस तरफ ना गया और किसी सनसान गोशे की तलाश में चल पड़ा। बहरहाल ज़्यादा दूर जाना मुनासिब ना समझा। ख़तरात को बहरहाल जहन में रखना था। एक दरख्त के नीचे घास पर लेट गया और अपने प्रोग्राम पर गौर करने लगा। ये भी सोचा कि अचानक तबीयत क्यों ख़राब हुई। दिल से यही जवाब मिला कि ज़मीर की मौत बहरहाल सारे एहसासात की मौत होती है। मैंने ज़मीर पर वार किया है, तकलीफ़ तो होगी ही। कुछ भी हो, ये ज़मीर के लिए ही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और फिर किसी को नज़दीक आता देखकर तबीयत मुक़द्दर हो गई। इस वक्त तन्हाई को ही दिल चाह रहा था, लेकिन शुक्र है कौसर थी।
उसके करीब बहरहाल इतनी नागवारी ना होती थी। नैनी मरीसा वगैरह की कौसर मेरे करीब आ गई। सोने की कोशिश हो रही है, उसने सपाट लहजे में कहा। ओह नहीं, बस हंगामे से उकता कर यहाँ आ गया था। रिकॉर्डिंग बंद करा दूं? अरे नहीं नहीं, दूसरों को अपने तौर पर जीने का हक है। आप ये हक तस्लीम करते हैं? कौसर ने मैंने खेद अंदाज में कहा। क्यों नहीं, मैं हैरत से बोला। फिर कभी कभी दूसरों से जीने का हक छीनने की कोशिश क्यों करते हैं? कौसर के लहजे में उदासी घुल गई। मैं समझ गया कि कौसर किस अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर रही है। चुनाचा मैंने अपना प्रोग्राम पर अमले करने के लिए मैं तैयार हो गया। मैंने नज़दीकी में पहली बार इंसान से हैवान बनने की कोशिश की और इस कोशिश में हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब रहा। मैं नहीं समझा कौसर साहबा, समझने की कोशिश करें। कौसर ने मेरी शक्ल देखते हुए कहा। बराह करम इस वक्त जहन को हल्का फुल्का ही रहने दें। ओह सॉरी सरफराज, कुछ गिरानी महसूस कर रहे हो? कौसर जल्दी से बोली। नहीं, ये बात नहीं, बस ज़्यादा गौर नहीं करना चाहता। मेरा यहाँ बैठना नागवार तो नहीं। अचानक तबीयत बिगड़ कैसे गई? ना जाने आपको क्यों वहम हुआ है मिस कौसर। यकीन करें, बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रहने दें, फिर कभी सही, कौसर ने कहा। और ये और परेशान कुन बात है। फिर मैं क्या करूँ, बताइए तो सही। जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी वही करें। असल में हमाकत मेरी ही है। क्या है, बराह करम सस्पेंस पैदा ना करें। हम मशरकी लोग बाज़ मामलात में बड़े तंग निगाह होते हैं, कौसर ने आहिस्ता से कहा। और लुत्फ़ की बात यह है कि उसे तंग निगाही समझते हुए भी उस पर कायम रहने की कोशिश करते हैं। मैं खामोश ही रहा। क्या ख्याल है आपका? कौसर ने पूछा। शायद, मैंने मुख्तसरन कहा। आपको इस बात से इत्तफाक नहीं है? कौसर मुस्कुराकर बोली। मैंने गौर नहीं किया है मिस कौसर, मैं अपनी मिसाल पेश करती हूँ। कौसर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या? यही कि उस रात में आपको इस स्याह फाम के लड़की के साथ रक़्स करते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। ओहो, मैं कौसर की साफ गोई पर हैरान रह गया। हालांकि मैंने खलूस दिल से आपको इसकी इजाज़त दी थी। शायद मैंने रुख बदल लिया। मैं खुद को होने वाली गुफ्तगू के लिए तैयार कर रहा था। आपको याद नहीं है? मैंने कहा। और आपने मेरे अंदर तब्दीली भी नोट की होगी। हाँ, इसकी वजह नहीं पूछी आपने? नहीं, क्यों? यहाँ पर बात रुक गई थी क्योंकि अब मुझे जवाब देना था और मेरे जवाब की इब्तिदा वही चौंका देने वाली होनी चाहिए थी, वरना बात आगे ना बढ़ने पाती। वैसे कौसर ने जिस अंदाज में गुफ्तगू शुरू की थी उसमें बड़ी अपनायत, बड़ा प्यार छुपा हुआ था। वो खुद ही अपने रूठने का इजहार कर रही थी, शिकवा कर रही थी कि मैंने उसे मनाया क्यों नहीं, उसके रूठने की वजह क्यों नहीं पूछी। जवाब दें सरफराज, आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा? ये बात नहीं है कौसर, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। तब्दीली? हाँ, किस किस्म की तब्दीली? मैं सोचने लगा हूँ कि कौसर कि इंसान नहायत बेहकीकत है। वो खुद को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल लेता है। वो ज़मीर की बातें करता है। कितने इंसान हैं जो अपने ज़मीर को ज़िंदा रखकर खुद भी ज़िंदा हैं। मेरे ख्याल में इस दुनिया में एक चीज़ ज़िंदा रह सकती है, खुद इंसान या उसका ज़मीर। अगर वो खुद ज़िंदा रहना चाहता है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन ज़मीर को कत्ल करके ही ज़िंदा रह सकता है, और अगर ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहता है तो उसे खुद मरना होगा। क्या कह रहे हो सरफराज? जो कुछ कह रहा हूँ उसका वही मतलब है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा है। हाँ, इसीलिए मैं ज़िंदा दरगोर हूँ। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। कौसर हैरत ज़दा रह गई। मैंने अपनी शख्सियत सैकड़ों पर्दों में छुपा रखी है। मैं अपनी ज़ात को उड़ियाँ कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक आम इंसान बन जाऊँ। मैं भी रक़्स करना चाहता हूँ। मैं भी ज़िंदगी की रंगीनियों में खम हो जाना चाहता हूँ। ज़मीर की इन पाबंदियों को मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? क्यों बर्दाश्त करूँ? क्या दे रही हैं ये मुझे? क्या लेना चाहते हैं इनसे सरफराज? हुस्न कायनात, इस दुनिया पर मेरा भी हक है। किसने तुम्हें तुम्हारे हक से बेदखल करने की कोशिश की है? खुद मेरी अपनी ज़ात ने। मैंने खुद को खुद में मैसूर कर रखा है। मैंने अपने ऊपर अखलाक के पर्दे डाले हुए हैं।
میرا دم گھٹ رہا ہے اور ان لبادوں میں میں بھی باہر کی کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے انسان نہیں سمجھتی؟ کوثر بتاؤ، کیا میں بے جان ہوں؟ کیا ہو گیا ہے سرفراز تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کوثر نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ بتا چکا ہوں، انسانیت کے وزن سے تھک گیا ہوں، آزادی چاہتا ہوں، لیکن یہ آزادی ضمیر کی موت ہوتی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس شے سے۔ ضمیر میرا سب سے بڑا دشمن ہے وہ، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گویا اب تم اسے بے حیثیت کر دینا چاہتے ہو؟ ہاں۔ نہیں سرفراز، تمہارا ضمیر ہی تو تمہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ تمہارے حسن کا 90% حصہ تمہارا ضمیر ہے، ورنہ تم میں اور عام نوجوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوثر نے کہا۔ میں اپنے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا چاہتا۔ کچھ نہ رہے گا تمہارے پاس سرفراز، کچھ نہیں رکھنا چاہتا۔ سوچو، غور کرو۔ کوثر اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوثر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ تم میری کوئی مدد نہیں کرو گی کوثر، تم میری کوئی مدد؟ سرفراز، کوثر کی آواز میں گراہٹ آ گئی۔ وہ رک گئی، اس کے چہرے سے خوف مٹ گیا۔ تم نے بڑی حسین عمارت توڑ دی سرفراز، تم اچانک بے فلاش ہو گئے۔ ٹوٹے پتھر کبھی نہیں جڑتے۔ کوئی جذبہ، کوئی جنون انسان کی حواس تو معطل کر دیتا ہے، لیکن بے حواسی کے عالم میں بھی ان کی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ ممکن ہے اندر سے تم ایسے ہی ہو جیسے نظر آ رہے ہو۔ ممکن ہے آج تمہاری اصل شخصیت اود کر آئی ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے۔ ہاں، میری اصل شخصیت یہی ہے۔ کون سے تاج محل بنا دیے میری شرافت نے۔ مجھے کسی تاج محل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں انسان ہوں اور انسان ہی رہنے دو مجھے۔ فرشتوں کی صف میں نہ کھڑا کرو۔ جاؤ، چلی جاؤ، لے جاؤ میرے پاس سے اپنی شرافت، ورنہ میں تمہیں بھی خراب کر دوں گا۔ جاؤ کوثر، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاں، یہ افریقہ ہے، وحشی درندوں کی بستی۔ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، کوثر نے حقارت سے کہا اور تیز قدموں سے واپس چلی گئی، اور مجھے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوا۔ سب کچھ ختم کر دیا تھا میں نے، کچھ نہ رکھا تھا اپنے پاس۔ اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، اور یہ بہت عمدہ بات ہے۔ کوثر پھر اسی شکل میں نظر آئے گی، یقیناً۔ سکون، لامتناہی سکون، اور طبیعت بڑی ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی۔ اب میں نواب فیروز الدین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گا۔ اب میرے ضمیر میں کوئی ایسی پھانس تو نہ رہے گی جو بار بار تڑپاتی ہے۔ ایک بار تڑپ اٹھی ہے، ختم ہو جائے گی۔ نہ جانے آنکھوں کی کوروں سے آنسو کیوں نکل آئے، میں نے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ اسی طرح میں لیٹا رہا، آنسو بہتے رہے، کوئی میرے پاس نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے سب کو میری اس حرکت کا علم ہو گیا ہو، سب میرا بائیکاٹ کرنے پر تلے ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، کوثر بھی کم جذباتی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے میرے اوپر جس انداز سے اعتبار کیا تھا وہ بہت وزنی تھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بار پھر میرے اوپر چڑھے ہوئے اس خول کو پہچان لے، اس خول کو اتارنے کے لیے کوشش کرے۔ چنانچہ اس خول کو اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اتنا مضبوط کہ اس کے اندر کوئی رکھنا ہی نہ رہ جائے۔ اس کے لیے مجھے خود ہی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے چند پروگرام ذہن میں رکھ لیے۔ تب میرے دماغ میں ایک اور بات آئی اور میں اچھل پڑا۔ ایسا نہ ہو کہ کوثر شدت جذبات میں نواب صاحب سے اس بات کا تذکرہ کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو ہاں، اس کے لیے بھی سوچ لینا چاہیے، کوئی عمدہ سی ترکیب، کچھ بھی ہو جائے۔ میں نواب صاحب کو یہ تو بتا نہیں سکتا کہ کوثر جذبات کے حلقوں سے بھٹک رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے یہ حرکت کی ہے، اور کیا ضروری ہے کہ نواب صاحب اس بات پر یقین بھی کر لیں؟ بڑی بات ہو جائے گی۔ نواب فیروز الدین جیسے شخص کے دل میں اپنے بارے میں ایک بھی بال نہیں چاہتا تھا، اور اگر قسمت میں یہی لکھا ہے تو پھر یہ بھی صحیح۔ اچھا ہے، نواب صاحب خود ہی مجھے اس پارٹی سے نکال دیں، تنہا چھوڑ دیں مجھے۔ بہرحال میں اپنی جگہ سے اٹھا، بدن کو بڑی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے بہت کچھ لٹ گیا ہو۔ اوہو، فضول باتیں، بکواس، حماقت، کام بن گیا ہے۔ کون سا مجھے کوثر سے عشق کرنا تھا جو اس کی ناراضگی سے دکھ ہو؟ وہ جیسی بھی ہو، زیادہ سے زیادہ وہی بن جائے گی۔ روشنی اور نگاہوں سے بچتا ہوا میں اپنے ٹریلر میں داخل ہو گیا۔
खदशा था कि कौसर ना मौजूद हो, लेकिन शुक्र है कि वो ना थी। मैं एक कोने में बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उस वक़्त नींद बहुत सी उलझनों का हल थी और मुझे नींद आ गई। फिर दूसरे दिन सुबह ही आँख खुली थी। इतनी गहरी, इतनी पुरसुकून नींद आई थी कि हैरान रह गया। तबीयत हशाश बशाश थी। चारों तरफ निगाह दौड़ाई। नवाब साहब सो रहे थे, लेकिन कौसर नहीं थी। शायद अलल सुबह जाग गई थी, लेकिन चली कहाँ गई? एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि उसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी खोपड़ी पर चित लगाई। उसे दूर होना है तो ऐसी हर हमाकत से गुरेज करना होगा। बहरहाल तबीयत पर जो लानी थी, कौसर बेचारी का दिल तो टूटा होगा, लेकिन बहरहाल इंसान बन जाएगी। बाहर निकल आया। सबसे पहले स्याह फाम टोबो से मुलाकात हुई। उसने मुझे देखकर सलाम किया था। हेलो टोबो, मैंने उससे मुसाफा करते हुए कहा। हेलो सर, ठीक हो? बिल्कुल ठीक, टोबो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ना आज शिकार खेला जाए? शिकार का ताज़ा गोश्त पकाएंगे, मैंने कहा। जो हुक्म जनाब। तुम्हारा निशाना कैसा है टोबो? ठीक है जनाब। बस फिर आज शिकार करेंगे, मैंने कहा और टोबो ने गर्दन हिला दी। तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर नाश्ता किया गया और कौसर नाश्ते पर ही नज़र आई और मैं उसकी इनफरादियत का कायल हो गया। कोई और लड़की होती तो बुझी बुझी होती, चेहरे पर कर्ब होता, आंखों में उदासी, लेकिन वह हशाश बशाश थी, बल्कि पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। मैंने सुकून का सांस लिया। ये अच्छी बात थी। कौसर ने इस हादसे का कोई बड़ा असर कबूल नहीं किया था। अलबत्ता एक दो बार उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा था। गालबन अंदाज़ा लगा रही थी कि कहीं मैंने इस बार भी तो उसे खुद से मुतनफ़र करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस ड्रामे की नौइयत बड़ी संगीन थी, इसलिए शायद वह उसे सिर्फ ड्रामा समझने पर तैयार नहीं थी। बहरहाल उसने एक और एहसान मेरे ऊपर किया था, वो ये कि उसने नवाब साहब से रात के वाक़े का कोई तज़किरा नहीं किया था। नवाब साहब के रवैये में कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने भी किसी ख़ास एहसास का इज़हार नहीं किया और हालात मामूल के मुताबिक रहे, लेकिन मैंने उन्हें मामूल के मुताबिक रहने देता तब ना। मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उस पर उसी वक्त अमल करना ज़रूरी था। प्रोफेसर हैगले की नक चढ़ी लड़की बाबरा फूना एक वज़नी बास्केट उठाकर आ रही थी। बास्केट काफ़ी वज़नी थी और उसके लिए खासी मुश्किल हो रही थी। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका। ओह मिस फूना, ये काम हम लोगों के लिए रहने दें। मैंने जल्दी से उसके हाथ से बास्केट ले ली और उसने बड़ी नखूसत से शुक्रिया अदा किया। मैंने बास्केट उसकी बताई हुई जगह पर रख दी। कौसर कुर्बो जवार में मौजूद नहीं थी। मैंने मौका मिलते ही नवाब साहब से कहा, क्या ख्याल है नवाब साहब, क्यों ना आज दोपहर के खाने में शिकार किए हुए जानवर हों? कमाल है, अब क्या मेरे पेट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हो? नवाब साहब आंखें निकाल कर बोले। जी मैं नहीं समझा। सिर्फ एक लम्हा कबल मैंने कर्नल डिक्सन की तलाश में निगाहें दौड़ाई थी, इस ख्याल के तहत कि उससे कहूँ कि इस सफ़र में नहूसत क्यों तारी है। नहूसत तो नहीं, अच्छे खासे प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है, लेकिन सड़ी बसी खुराक तो किसी बुरे वक्त के लिए भी रखी जा सकती है, यानी शिकार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ नवाब साहब बोले। ठीक है, आप कर्नल से मशवरा कर लें और तुम 10-20 हरन ले आओगे अगर हुक्म दे तो। हरगिज़ नहीं मियाँ, मैं तुम्हें नज़र लगवाना नहीं चाहता और फिर हमारे प्रोग्राम के तहत भी तुम खुल कर मंजिल आम पर नहीं आओगे। हाँ 2-1 हरन मार लेने में कोई हर्ज नहीं है, नवाब साहब ने कहा। मैंने स्याह फाम टोबो से बात की थी, आज मैं उसके साथ रहूँगा। हाँ क्या हर्ज है, नवाब साहब फराख दिली से बोले। मैंने गहरी सांस ली। कौसर पर एक और बड़ा नक्श छोड़ने की ये एक और कोशिश की, लेकिन लुत्फ़ तो उस वक़्त आया जब बाबरा फोना भी उसी गाड़ी में आ गई। ये इत्तफाक ही था, मैं टोबो के बराबर बैठा हुआ था और उस वक़्त तक मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौन कौन हमारे साथ होगा। फोना ने तो गौर भी नहीं किया था, लेकिन दूर कौसर की निगाहों से खारिज होती हुई चिंगारियों की चमक यहाँ तक पहुँच रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। टोबो मेरे साथ होने की वजह से खुश था। स्याह चेहरों लेकिन पुरनूर दिल वालों ने मुझे बहुत उनसियत दी थी। मैं उससे कमाल मेहरबानी से पेश आया और बातें करता रहा। शिकार की क्या रही मास्टर? करेंगे, ज़रूर करेंगे, मैंने जवाब दिया। आपके बदन से की बू आती है मास्टर, टोबो ने कहा।
अच्छा, शिकारी के बदन से कोई मखसूस बू आती है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमारी नाक बहुत तेज होती है। क्या मैंने गलत कहा? हाँ, मैं शिकार खेलता रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और टोबो हंसने लगा। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद उसने कहा, मेरा ख्याल है शिकार शुरू कर देना चाहिए मास्टर। टोबो ने कहा और मैंने उससे इत्तफाक किया। टोबो को हकीकत शिकार का तजर्बा था, फिर भी मैंने उससे पूछ लिया, क्यों टोबो? ये वक्त खुराक की तलाश का है। हर जानवर शिकार की तलाश में निकलता है और हर शिकारी अपना शिकार पा लेता है। जो जो सूरज तेज होता जाएगा, शिकम शेर जानवर आराम करने के लिए मुनासिब जगह तलाश करेंगे। ठीक ख्याल है। हमारे अक्कब में प्रोफेसर हैगले हमारी बातें सुन रहा था। जब हम खामोश हुए तो उसने कहा, अगर ये बात है तो फिर दूसरे लोगों को इतला दो, शिकार शुरू कर दिया जाए। किस तरह प्रोफेसर? मैंने पूछा। ओह देखो, शायद यहाँ और भी तजर्बेकार शिकारी मौजूद हैं। गाड़ियाँ रुक रही हैं, जगह भी मुनासिब है, टोबो ने कहा। सारी गाड़ियाँ एक जगह रुक गईं। उन्होंने एक कैंप सा बना लिया था। टोबो ने भी अपनी गाड़ी उनके बराबर रोक दी। तमाम लोग नीचे उतर रहे थे। डैडी, मैं भी शॉट गन से परिंदों का शिकार खेलूंगी, बाबरा ने बाप से कहा। ओहो बेबी, तुम्हारे पास शॉट गन मौजूद है? हाँ। तब ठीक है, पहले इन लोगों को प्रोग्राम बना लेने दो। ओके डैडी, बाबरा फूना ने कहा और फिर वो अपनी शॉट गन दुरुस्त करने लगी। हाथों में भी मेरी भी खुजली हो रही थी, लेकिन बहरहाल सब्र करना था और दूसरों को शिकार खेलते देखना था। तमाम बड़ों ने मीटिंग की। भला स्याफ हमों के शिकार खेलने की क्या तुक थी? हाँ, वो शिकार को ज़िबा कर सकते हैं, उसे पका सकते थे। यहाँ एक से एक बड़ा शिकारी था। खुद नवाब साहब भी इस वक्त मुझे भूल गए थे। कौसर उनके साथ थी, कमाल की लड़की थी। उसने अब भी अपने चेहरे से कुछ खास ज़ाहिर नहीं होने दिया था। वो बेदस्तूर हशाश बशाश थी। शिकारी शिकार खेलने चल पड़े, हमें वहीं रहना था। मुश्किल है मास्टर, अचानक टोबो बोला। क्या मतलब? इत्तेफाक ही है जो ये लोग शिकार ले आए। क्यों? अफ्रीका के इन इलाकों में शिकार खेलने का तरीका दूसरा ही है। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। झाड़ियों का इलाका है ना, अव्वल तो शिकार नज़र ही मुश्किल से आएगा। जानवर भी चालाक होते हैं, अपने रंग से फ़ायदा उठाते हैं। शिकार अगर सिर्फ झाड़ियों में तलाश किया जाए तो बेहतर है, या फिर पानी के किनारे जहां वो खुला नज़र आ सकता है। ठीक है टोबो, तुम्हारी तरह मैं भी मुलाजम हूँ। इन लोगों को शिकार खेलने दो, मैंने कहा और टोबो गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मैं थोड़ी देर तक टोबो के साथ रहा और फिर टहलता हुआ उस तरफ चल पड़ा जहां बाबरा फूना अपने बाप के साथ जा रही थी। मेरा रुख भी अपनी तरफ देखकर हैगले रुक गया। आओ नौजवान आदमी, क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? प्रोफेसर हैगले ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी सी जनाब। लेकिन आप अपने साथियों के साथ नहीं गए, बाबरा फूना ने कहा। ओहो माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, मुझे अफसोस है। मैं पलट पड़ा। अरे ये बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कही थी ये बात। सुनिए प्लीज़, फूना जल्दी से बोली और मैं रुक गया। यकीन करें, मैंने ये सवाल इसलिए नहीं किया था। कोई बात नहीं खातून, शायद ये बात आपको मालूम ना हो कि मैं नवाब फ़ैज़ुद्दीन का मुलाज़म हूँ, और आप जानती हैं कि मुलाज़म आकाओं की तफरीहात में दखल अंदाजी नहीं करते। आप हमारे साथ आइए, आइए प्लीज़। बाबरा फोना एकदम नरम हो गई। हाँ, आ जाओ लड़के। दरअसल फोना को परिंदों के शिकार से बहुत दिलचस्पी है और फिर कुछ शुगल भी रहेगा। फोना मुस्कुराते हुए बोली। आप क्या शिकार करेंगी मिस फोना? मैंने कहा। बस जो कुछ मिल जाए। मुझे इस तरफ कुछ ताज़े नज़र आई हैं। फोना ने एक तरफ इशारा किया। आइए देखें, मुमकिन है पानी हो उस तरफ। और हम चल पड़े। दर हकीकत पहाड़ी टेलों की दूसरी तरफ एक छोटी सी खुशनुमा झील थी और मुख्तलिफ आबी परिंदे यहाँ नज़र आ रहे थे।